हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। सो बेटा, सॉरी फॉर द डिले ऑफ दिस वीडियो। बहुत टाइम लगा दिया मैंने डी एंड एफ की वीडियो बनाने के लिए। बट आज की जो वीडियो है मैं बहुत ही कॉम्पैक्ट रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। बस आपको 15-20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा डी एंड एफ रिवाइज कर लेंगे। जितना मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस किया है उतना ही टॉपिक कर लोगे, इट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू पीपल। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डी एंड एफ। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाई डू द डी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डू दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं? व्हाई दीज आर फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं? पांचवा क्वेश्चन, व्हाई दे फॉर्म एलॉयज। एंड छठा क्वेश्चन, व्हाई दीज आर नोन एज कैटलिस्ट। एंड सेवेंथ क्वेश्चन विल बी व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी known as non transition element, non transition elements। ठीक है बेटा, तो ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पक्का एग्जाम में आना ही आना है। पहले टॉपिक की बात करते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दीज हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब कई बच्चे बोलते हैं सर केवल इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, कई में फिल्ड भी होते हैं। ध्यान रखना, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो ही वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड बनाने का एक शॉर्ट आंसर है बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन होता क्या है? बेसिकली जब मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल पे जंप कर जाता है, एंड दिस जंपिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल इज नोन एज डी ट्रांजिशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का क्या रीजन है? ध्यान रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है मेरे, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, या वी कैन से वेकेंट डी ऑर्बिटल भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग इस केस में। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए मुझे पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल खाली चाहिए, क्योंकि जो लाइगेंड आएगा वो मेरा पूरा का पूरा पेयर डोनेट करता है, और पेयर डोनेट करने के लिए मुझे बिल्कुल एम्प्टी डी ऑर्बिटल चाहिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि जो इनकी जो अरेंजमेंट है, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का अरेंजमेंट है, इसके अंदर ये जो साइड है, ये वाली साइड, इस साइड को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये जो इंटरस्टिशियल साइट है ये वेकेंट होती है, तो हम लिखेंगे बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट हैव वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट एंड स्मॉल साइज एलिमेंट लाइक कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्यूपाई दिस इंटरस्टिशियल साइट एंड फॉर्म द क्या? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे। ध्यान रखना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए तेरे पास क्या होनी चाहिए? वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट होनी चाहिए। ओके बेटा, अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला है मेरा एलॉयज। एलॉयज का एक सिंपल सा रीजन है। एलॉय बनाने का रीजन क्या है? एलॉयज जो बनाते हैं बिकॉज दे हैव सिमिलर साइज। सिमिलर मतलब लगभग सेम साइज होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनके साइजेस के बीच में, और सेम साइज सेम प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर एलॉयज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन एलॉयज।
कि alloys are homogeneous mixture of two metals, two non-metals और a metal and a non-metal. फिर लिखना D block element have similar radii या similar size, so they can easily mix up and form a good alloys. Catalyst, catalyst का बहुत अच्छा रीजन है because they have large surface area, एक तो लार्ज सरफेस एरिया है एंड हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इनके पास होते हैं, इसीलिए मेरे पास क्या होता है, ये अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते इवन दो दे आर प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक। क्यों? बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं इनके पास। ध्यान रखना, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन ही है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो करते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कि ये लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014-15 के आसपास और 16-17 में भी पूछा गया है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का क्या रीजन है। व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? इसका रीजन है बिकॉज देयर इज अ स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल। मतलब कि n-1d अल्टीमेट और पेन अल्टीमेट, मतलब आउटर मोस्ट और उससे अंदर वाले दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में बहुत स्मॉल एनर्जी गैप है, इसलिए वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाते हैं, कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूं बेटा, ये जो 8 क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर मेंशन है, इनमें से एक हर साल एग्जाम में आता ही आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कलर्ड कंपाउंड डी ट्रांजिशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट, alloys similar size, catalyst large surface area and incompletely filled d orbital, zinc cadmium mercury fully filled d orbital, and variable oxygen state small energy gap between n-1 and ns orbital, ultimate and penultimate state में। These are the most important questions that can be asked in your exam. Okay. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी से डिलीटेड है पोर्शन से, एग्जाम में नहीं आ रहा है, और ये पोर्शन है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन के लिए 3 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेटा इस सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, पहले सिस्टम में हम क्या करेंगे, पहली बार जब हम रिएक्शन करेंगे तो हम लोग आयरन क्रोमेट लेंगे, आयरन क्रोमेट के अंदर सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन डालेंगे तो सोडियम क्रोमेट मिलेगा। सोडियम क्रोमेट को एसिड की कंडीशन में हम लोग उसको हीट करते हैं तो मेरे को सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है, और सोडियम डाइक्रोमेट में लास्ट में मैं पोटेशियम क्लोराइड डाल देता हूं तो वो पोटेशियम का क्रोमेट डाइक्रोमेट बन जाता है। ठीक है, इन 3 रिएक्शन से आप प्रिपरेशन करेंगे। इसी तरह जब इसकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर करना होगा तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के लिए आपको ध्यान रखना, एक ये मेन रिएक्शन है जिसको मदर रिएक्शन कहते हैं, और 4 ये सबऑर्डिनेट रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये जो मेन रिएक्शन है इसको आप लर्न कर लो, Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, और ये 4 मदर रिएक्शंस हैं, डॉटर रिएक्शंस हैं। ठीक है, इन चारों रिएक्शंस का आपने क्या करना है, अब जैसे क्वेश्चन आता है राइट द ऑक्सीडाइजेशन बिहेवियर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन आयरन और आयोडीन और टिन और H2S, तो आपने जिसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पूछा है ना उसको और मेन वाले को उठा के आपने क्या करना है, आपने दोनों को ऐड कर देना है। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड कर देना है। जैसे रिएक्टेंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करोगे तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कुछ ना कुछ इक्वलेट होगा, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को काट दो और ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, सिमिलर टू द रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको दिख रहा होगा पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो यू हैव टू लर्न दीज टू रिएक्शंस और इसके बेसिस पे पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन हमने करनी है। सिमिलर टू द पोटेशियम डाइक्रोमेट, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस को लर्न कर लो। और इसी तरह आपको ये रिएक्शन दिख रही होंगी, ये 6-7 रिएक्शंस हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, आपको डायरेक्ट लर्न कर लो। फिलहाल दिस इज द टाइम दैट आई एम टेलिंग यू पीपल टू लर्न इट, क्योंकि कल एग्जाम है तो एग्जाम से एक दिन पहले इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम लोग इसको ढंग से समझें। तो फिलहाल टाइम जस्ट लर्न इट एंड सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो रिमेंबर दिस थिंग, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट पे। मैंने बताया था मैं बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, तो छोटे से मेन टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आप क्या करोगे, जब लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हो, 57 से 71 तक जाते हो, तो आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, while moving from lanthanum to lutetium in the lanthanoid series, last electron enter in the 4f orbital and f orbital have poor shielding effect। shielding effect जो है इसका क्या होता है, पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये क्या होता है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। और दिस कॉन्ट्रैक्शन इन साइज while moving from lanthanum to lutetium due to poor shielding effect of 4f orbital is known as lanthanoid contraction। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने 4f का poor shielding effect, ये दो वर्ड जरूर मेंशन करने हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। सिमिलर टू दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेरे पास एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। जब मैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है, और उसमें जब एक्टिनम से लॉरेंशियम तक 89 से 103 तक जब हम मूव करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर करेगा। और 5f क्योंकि 4f से भी बियॉन्ड है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा पुअर हो जाता है, और ज्यादा पुअर होने की वजह से इसके अंदर मोर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इज नोन एज द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि Mn3 पॉजिटिव and chromium 2 positive both have 3d4 configuration, but still Mn3 positive is a strong oxidizing agent and is a strong reducing agent। ये एक strong reducing agent है और वो एक strong oxidizing agent है। ऐसा क्यों? Because ये क्या करता है, Mn3 positive gains an electron to attain half filled stable 3d5 configuration। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, क्योंकि D4 से D5 ज्यादा स्टेबल है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एम्प्टी और वेकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, ये 3d4 से 3d3 दैट इज हाफ फिल्ड T2g कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है। तो क्या करता है, क्रोमियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और लूज करके हाफ फिल्ड T2g3 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्रोमियम 2 पॉजिटिव बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है
इस चैप्टर के अंदर ई नोट वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको ई नोट वैल्यूज गिवन होंगे, एक टेबल मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, उस टेबल के अंदर आपको ई नोट वैल्यूज मेंशन है। तो ध्यान रखना, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा बेटा आपने इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन एनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हाँ, इन केस अगर आपके पास टाइम रहता है, एक बार एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल, हर इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से लगा लो। दिस विल बी मोर देन एनफ। रिमेंबर दिस थिंग, जो 8 क्वेश्चन मैंने शुरू में डिस्कस किए हैं वो, और इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस छोड़ के मत जाना। दिस विल बी मोर देन एनफ फॉर यू पीपल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।